सियासत की बिसात पर एक नया मुहरा चला गया है। नाम है एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। सुनने में तो ये सिर्फ एक सरकारी प्रक्रिया लगती है, वोटर लिस्ट का अपडेट करने की एक कवायद। मगर जनाब, पश्चिम बंगाल की राजनीति में इसने ऐसा बवंडर खड़ा कर दिया है कि नींव हिलने और सरकारें गिराने तक की बातें होने लगी हैं। बंगाल की ममता बनर्जी एक बार फिर फ्रंट फुट पर हैं, दहाड़ रही हैं और इस बार उनके निशाने पर चुनाव आयोग, बीजेपी और यही एसआईआर है। दीदी का सीधा आरोप है कि वोटर लिस्ट सुधारने के नाम पर असल में उनके वोट काटने की एक गहरी साजिश रची जा रही है। वो कह रही है कि जो चुनाव आयोग कभी निष्पक्षता की मिसाल हुआ करता था, वो अब बीजेपी आयोग बन गया है। तो आखिर ये एसआईआर है क्या भला? क्यों इसे लेकर बंगाल में आग लगी हुई है? और क्या वाकई ममता बनर्जी के वोटर्स को लिस्ट से गायब किया जा रहा है? नमस्कार, मैं हेमा श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। आज पड़ताल करेंगे बंगाल के उस सियासी संग्राम की जहां एक लिस्ट ने दिल्ली तक की सियासत में हलचल मचा दी है। कहानी शुरू होती है 25 नवंबर से। जगह है उत्तर 24 परगना का बोनगांव। ये मतुआ समुदाय का गढ़ माना जाता है। वही मतुआ समुदाय जो बंगाल की राजनीति में किसी भी पार्टी का खेल बनाने और बिगाड़ने का दम रखता है। ममता बनर्जी यहाँ एक बड़ी रैली करने पहुंचती हैं, लेकिन पहुंचने से पहले एक ड्रामा हो जाता है। दीदी कहती हैं कि उन्हें हेलीकॉप्टर से आना था, मगर सुबह सुबह खबर मिलती है कि उड़ान नहीं हो सकेगी। वो इसे साजिश बताती हैं, लेकिन साथ में ये भी कहती हैं, अच्छा हुआ मैं पैदल आ गई, लोगों से मिल तो पाई। मंच पर पहुंचते ही ममता बनर्जी ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर जो हमला बोला, उसने सियासत का पारा चढ़ा दिया। उन्होंने कहा कि एसआईआर के बहाने बीजेपी उनके वोटर्स को हटाने का प्लान बना रही है और फिर उन्होंने वो दांव चला जिसने बीजेपी को ही बैकफुट पर धकेल दिया। दीदी ने पूछा, अगर एसआईआर का मकसद अवैध बांग्लादेशियों को हटाना है तो फिर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे बीजेपी शासित राज्यों में ये क्यों चलाया जा रहा है? क्या बीजेपी मान रही है कि उनकी डबल इंजन की सरकार में भी घुसपैठिए बैठे हैं? ये सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये बीजेपी के ही हथियार से उन पर किया गया पलटवार था। ममता यही नहीं रुकी, उन्होंने एक और तर्क दिया जो सीधा प्रधानमंत्री मोदी की कुर्सी से जुड़ता है। उन्होंने कहा कि 2024 का चुनाव इसी वोटर लिस्ट के आधार पर हुआ था और इसी लिस्ट से वोट पाकर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। अगर आज ये लिस्ट अवैध है तो फिर उनका चुनाव भी अवैध होना चाहिए। दीदी का आरोप है कि चुनाव से ठीक पहले जानबूझकर ये सब किया जा रहा है ताकि बंगाल में उन्हें कमजोर किया जा सके। उन्होंने सीधे सीधे चेतावनी देते हुए कहा, 2016 में कोशिश की, 2021 में कोशिश की, 2024 में भी कोशिश की, लेकिन तुम लोग हार गए। और आज भी सुन लो, जब तक मैं यहाँ हूँ किसी का नाम वोटर लिस्ट से कटने नहीं दूंगी। ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये मधुआ समुदाय को दिया गया एक भरोसा था कि उनकी ढाल बनकर वो खड़ी हैं। दीदी ने बीजेपी पर यह भी इल्जाम लगाया कि वो सीए यानी नागरिकता कानून के नाम पर मधुआ समुदाय को ठग रही है, कार्ड बेचने और पैसे इकट्ठा करने के झूठे खेल खेल रही हैं, जो उन्हें और बड़ी मुश्किल में डाल सकता है। जब सेनापति खुद मैदान में हो तो सिपाही कैसे पीछे रहते? ममता के बाद उनके एक मंत्री सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने तो और भी तीखी धमकी दे डाली। उन्होंने साफ कहा, अगर किसी का भी नाम कटा तो ये आग से खेलने जैसा होगा, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। कल जो इलेक्शन यहाँ के सीईओ ने बताया, इलेक्शन कमीशन आया, 3.25 करोड़ का भी इसमें फॉर्म जो फिलअप कर चुके हैं, टीटीपी होकर अभी लिस्ट में नहीं आया है। हम कहेंगे अभी रोजाना एक टाइम फिक्स करके बोले, आज है 25, कल है 26 में क्या प्रोग्राम है, कितना करेंगे? 25 लाख, 30 लाख, 40। अगर रोजाना 30-40 लाख नहीं करेंगे तो घपला रह जाएगा। ये नहीं होना चाहिए। मैन पावर यहाँ से लाएंगे, दिल्ली से लाएंगे, गुजरात से लाएंगे, उनकी बात है, वो सोचे। इसमें अब तक तो स्टेट गवर्नमेंट ने कोऑपरेशन किया है, तभी तो चल रहा है। बाकी सोचिए, बैंक से आदमी लाए, रेल से आदमी लाए, कौन मना करता है? लेकिन सही नाम होना चाहिए। नाम की कटौती होगी, आग से खिलवाड़ होगा, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने मैन पावर की कमी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि अगर सही से काम नहीं करना है तो ये घपला बंद कर देना चाहिए।
उनका ये बयान दिखाता है कि तृणमूल कांग्रेस इस मुद्दे पर आर पार की लड़ाई के मूड में है। ममता बनर्जी ने यह भी दावा किया कि एसआईआर की प्रक्रिया के तनाव के चलते बंगाल में अब तक 35 लोगों की मौत हो चुकी है, जिससे कुछ बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर भी शामिल हैं। परिवार ने जो बता दिया हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है, एफआईआर जो हुआ है हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है, हर केस में हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है। जो सुसाइड किया है, जो ट्रॉमा में मर गया है, जो बहुत सारे आदमी अभी भी सुसाइड कर रहा है। हम तो नहीं चाहते हैं ना, जिंदगी सबसे दामी होता है, कीमत होता है। हम क्यों कह रहे हैं कि गुजरात में जो बीएलओ मर गया उसके लिए कौन जिम्मेदारी है, राजस्थान में जो मर गया तो बीजेपी गवर्नमेंट है, मध्य प्रदेश में जो मर गया क्या जरूरत था इतना जल्दी इसको ऐसा करना। अगर हर खुश बैठिया है तो बीजेपी क्या साधु है, संत है, सबको अधिकार छीन लेता है और बीजेपी को बोलता है जेल में डाल देगा। बीएलओ को बोलता है जेल में डाल देंगे, आपको नौकरी खा लेंगे। आपका नौकरी कितना दिन रहेगा, पहले आप बचाओ। लोकतंत्र रहेगा लेकिन आप लोग नहीं रहेगा। उन्होंने बीजेपी पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके डुप्लीकेट वोटर बनाने का सनसनीखेज आरोप भी मढ़ दिया। दीदी सिर्फ बोली ही नहीं, उन्होंने एक्शन भी दिखाया। रैली के बाद उन्होंने मथुरा के एक और गढ़ ठाकुर नगर में 3 किलोमीटर लंबा पैदल मार्च किया। ये सड़क पर उतरकर दी गई एक खुली चुनौती थी। अब सवाल उठता है कि बीजेपी इस पर क्या कह रही है। बीजेपी का कहना है कि ये एक रूटीन प्रक्रिया है जो पूरे देश में चल रही है और ममता बनर्जी इसे बेवजह तूल देकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं। उनका तर्क है कि वोटर लिस्ट को साफ सुथरा और सटीक बनाना चुनाव आयोग का काम है और इसमें किसी को डरने की जरूरत नहीं है। इस पूरे घमासान के बीच चुनाव आयोग भी हरकत में आया। आयोग ने ममता बनर्जी को चिट्ठी भेजकर उनके आरोपों पर स्पष्टीकरण मांगा और टीएमसी के प्रतिनिधिमंडल को 28 नवंबर को बातचीत के लिए दिल्ली भी बुलाया ताकि वो अपना पक्ष रख सके। तो आखिर इस पूरे खेल का मतलब क्या है? क्या ये वाकई वोटर लिस्ट सुधारने की एक ईमानदार कोशिश है या फिर जैसा ममता बनर्जी आरोप लगा रही है, ये 2026 में होने वाले बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ी सियासत विसाद बिछाने की तैयारी है? बंगाल की राजनीति हमेशा से ही अप्रत्याशित रही है। यहाँ कब कौन सा मुद्दा तुरुप का इक्का बन जाए कोई नहीं कह सकता। ममता बनर्जी ने एसआईआर के मुद्दे को अपनी अस्मिता और बंगाली पहचान से जोड़कर एक बड़ा दांव खेल दिया है। वो खुद को बंगाल के लोगों, खासकर मथुरा समुदाय के रक्षक के तौर पर पेश कर रही हैं। अब देखना ये होगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। क्या दीदी का ये हमला बीजेपी को बंगाल में बैकफुट पर धकेल पाएगा या फिर बीजेपी इस चक्रव्यूह को तोड़ने में कामयाब होगी? बंगाल का ये सियासी संग्राम अभी लंबा चलेगा और इसके हर मोड़ पर नजर रखना दिलचस्प होगा। आपको क्या लगता है? क्या ये सिर्फ एक रूटीन प्रक्रिया है या इसके पीछे कोई गहरी सियासत? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नमस्कार।